हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो बेसिक न्यूमेरिकल होगा उसको, जो फार्मूला बेस्ड होते हैं उस टाइप के। तो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला हमारे यूज़ में आ सकता है। आज के वीडियो में हम लोग टाइम, एनर्जी, पावर, इनसे रिलेटेड जो है वह क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमारा है वह है Q = IT। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं I = QT। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। Q = IT फार्मूला होता है, जिसमें राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है मेरा क्या क्या है चीज़ है। देखो, I होता है करंट होगा हमारा, T होगा वो टाइम होगा, और Q जो होगा वो होगा आवेश होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का जो फार्मूला था वो क्या था, Q = IT। इसको ध्यान में रखते जाना है। सेकेंड नंबर की जो फार्मूला है वह है V = W/Q। तो V = W/Q, जिसमें क्या है, V जो हमारा है वह क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो विभव में अंतर, दो वोल्टेज दिए रहेंगे, उनका हम लोग को डिफरेंस लेना रहेगा। Q हमारा जो होता है वो आवेश होता है, और जो V होता है वो हमारा क्या रहेगा, वर्क रहेगा। ठीक है, तो V = W/Q। इसमें कोई दो वैल्यू दे दी हुई, तीसरी हमें फाइंड करनी रहेगी। तो हम लोगों को क्वेश्चन से समझना होगा कि हम लोग कौन सा फार्मूला लगने वाला है, इसलिए फार्मूला हमको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। तो हमने दो फार्मूला कौन कौन से देखा, Q = IT और V = W/Q। और थर्ड फार्मूला हमारा जो है वह है, थर्ड फार्मूला है R = ρL/A। ठीक, R = ρL/A, जिसमें R क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, और जो L है, ये हमारा लेंथ होगा, ये हमारा एरिया होता है, और रो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, R = ρL/A, जिसमें हमने देख लिया कि R होता है वो रेजिस्टेंस है, और जो रो होता है वो प्रतिरोधकता है, L जो है वह लेंथ है, और A जो है वह एरिया है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V = IR। वोल्टेज इक्वल टू जितना करंट फ्लो होता है और जितना रेजिस्टेंस होता है वो। नेक्स्ट है पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के तीन रिलेशन होते हैं हमारे पास। सबसे पहले पावर इक्वल टू जितना हमारे पास वोल्टेज रहेगा वो और करंट, इन दोनों को, वोल्टेज और करंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, सिर्फ करंट है और रेजिस्टेंस है, तो I² × R कर देंगे तो भी हमारा पावर निकल के आ जाएगा। और हमारे पास सिर्फ वोल्टेज है, करंट नहीं है, तो V² / R करेंगे तो भी हमारा पावर रहेगा। वोल्टेज रहेगा तो R डिवाइड में रहेगा, और करंट रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ठीक है, तो पावर और शक्ति हमारी किसे निकल के आ जाएगी, V × I और I² × R और V² / R। ये कोई सा भी तीनों में से कोई एक रिलेशन हमारा यूज़ हो सकता है। तो ये तीनों रिलेशन हमको याद में रखना है। एक होता है जूल का तापमान नियम, जो होता है हीट का, तो हीट ऊष्मा बोला जाता है हिंदी में इसको। तो हीट का जो फॉर्मूला है वह क्या है, हीट का फॉर्मूला है I², जितना करंट है उसका स्क्वायर, जितना रेजिस्टेंस है हमारे पास उसका, और जितने टाइम के लिए वो फ्लो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हीट निकल के आ जाएगा। करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, I² RT, ये होता है हमारा हीट का फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ और पूछा जाता है, R इक्विवेलेंट, यानी कि रेजिस्टर इक्विवेलेंट। हमारे पास कोई सर्किट है, जैसे कि मैं कोई सर्किट बनाती हूँ यहाँ पर पैरेलल कंडीशन का। पहले हम लोग देखते हैं पैरेलल में सर्किट कैसे बना हुआ होता है। कभी कभी क्या होता है, सर्किट ही दे दिया रहेगा, आप लोग को पूछेगा। तो जैसे मेरा रेजिस्टेंस है एक यहाँ पर R1, ये दूसरा है R2, और ये तीसरा है R3। तो ये क्या है, ये मेरा पैरेलल है। ठीक, पैरेलल कंडीशन में है, तो पैरेलल में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R1, 1/R2। इस तरीके से जितने भी R हमको दिए रहेंगे उसको हम लोगों को इस तरीके से निकालना है। और अगर दूसरा जो दिया है ये हमारा सीरीज़ का है, तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किस तरीके से लगे होते हैं, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये,
और तीसरा हो गया ये। तो ये जो सीरीज़ में लगे हुए हैं इसको हम लोग जितने भी रेजिस्टेंस दे रहेंगे उसको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सीरीज़ का निकल जाएगा। और पैरेलल में 1 अपॉन करके ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों ध्यान में रखना है, सीरीज़ में सिंपल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे और पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर के फॉर्म में रहेगा। तो जैसे कि आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर सर्किट से 100 सेकेंड में 500 कूलम का आवेश का प्रवाह हो रहा है तो सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था Q = IT का, वो वाला रिलेशन यूज़ होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर समय दिया है और कूलाम दिया हुआ है और हम लोग को I पूछा है, तो तीनों चीज़ हम लोग को कहाँ पर मिलेगी, Q = IT में, जिसमें हम लोगों को Q दिया है 500 और टाइम दिया है 100 सेकेंड। तो हम लोगों को Q की जगह में हम लोग 500 रख दिए, I हमको निकालना है और टाइम दिया है सेकेंड में। ठीक है, टाइम अगर मिनट में दिया होगा तो हम लोगों को एक्सचेंज करना पड़ेगा सेकेंड में, ठीक है, उसको बेसिक यूनिट में चेंज करना रहेगा। तो हम लोगों की यहाँ पर जो करंट आएगी वह कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को लेकर के हम लोग को पहचानना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 2 कूलम का आवेश है को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा अगर बिंदुओं पर विभव क्रमशः 10 वोल्ट और -5 वोल्ट का है। ठीक है, तो हमने देखा था जो फार्मूला V = W/Q, और V हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी कि 2 वोल्टेज का अंतर था। तो अभी हमारे पास 2 वोल्टेज कौन कौन सा दिया है, एक तो +10 वोल्ट दिया है और दूसरा जो दिया है -5 वोल्ट दिया है। तो 10 -5 करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है और दोनों का अंतर लेंगे, तो जैसे कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 माइनस और -5, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 15 आ गया। तो वोल्टेज की जगह हमने क्या रख दिया, 15 रख दिया। अब वोल्टेज की जगह 15 हो गया और हम लोगों को क्या दिया है, आवेश दिया है, Q दिया हुआ है, Q कितना दिया है, 2 दिया है, 2 कूलम दिया हुआ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। और वर्क या फिर कार्य बोल दें, उसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल में होती है, इसलिए 30 जूल हम लिखेंगे। तो हमने 2 फार्मूला देखा, Q = IT और V = W/Q। मैं बार बार फार्मूला रिपीट कर रही हूँ, इसको याद कर लेना है। ठीक है, दूसरी जो क्वेश्चन दी हुई है वह हमारे पास है, एक तार का प्रतिरोध 5 ओम दिया हुआ है। कोई तार है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है कि 5 ओम का है और इसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, खींचकर कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं। तो इसका जो नया प्रतिरोध होगा, नया रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, R = ρl/A, एरिया। तो हमको क्या है, तार को 2 गुना करना है, तो इसकी लेंथ जो है वो L क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी अब। और एरिया क्या होगा, जैसे कोई तार को हम लोग खींचेंगे तो उसकी जो मोटाई होगी वह तो भी तो कम होगी ना, जैसे कोई रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो वो पतली हो जाती है, तो उसकी एरिया भी कम होती है। तो एरिया जो है वो A/2 हो जाएगा। ठीक, और जो लेंथ होगा वो 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी और एरिया कम होगी। तो कम होती है तो डिवाइड करते हैं और ज़्यादा होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम लोग रख देंगे, L की जगह 2L रखेंगे और एरिया की जगह A/2 रखेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 ρl/A आएगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर R = ρl/A और R हमको कितना दिया है, 5 ओम दिया हुआ है। तो 5 ओम दिया हुआ है तो ρl की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। तो हम लोग यहाँ पर 4 की जगह में यहाँ पर 4 × ρl/A हमारे पास 5 आकर निकल गया है, तो 4 × 5 कितना होगा, 20 ओम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना करना है, तो एरिया A/2 हो जाएगा और लेंथ जो है वह 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर बाकी जो वैल्यू पुट करना है वो तो करना ही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरी क्वेश्चन बनती है
एक तार का प्रतिरोध दिया हुआ है हमको 5 ओम का, और अगर तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि तार की लंबाई को सिर्फ दोगुना बोल कर रहा है, इसमें खींच कर दोगुना नहीं बोला है, सिर्फ तार की लंबाई को दोगुना किया है। तो इसमें जो लेंथ होगा वो 2 टाइम्स तो होगा, लेकिन इसमें एरिया जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि इसकी में सिर्फ लंबाई को बढ़ा रहा है, खींचा नहीं है। खींचेगा नहीं तो एरिया कम नहीं होगा, इसलिए एरिया यहाँ पर सेम लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ लेंथ ही इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 2 इंटू रो एल बाई ए होगा। और हमारे पास रो एल बाई ए इक्वल टू रजिस्टेंस की जगह हम लोग 5 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, रो एल बाई ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, और 5 इंटू 2 करेंगे तो हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम, क्योंकि रजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, एक लैंप है, उसको 60 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, यानी कि कोई हमारे पास लैंप है जिसको हम लोग 60 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तब वह क्या कर रहा है कि 5 एम्पियर की धारा जो है वह ले रहा है। तो इसमें जो हम पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा उसकी, तो हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हम लोग कितना दे रहे हैं, इसको 60 वोल्ट का दे रहे हैं। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस है, यानी कि एक लैंप बना दिया मैंने, यहाँ पर एक लैंप बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो होता है एक करंट फ्लो हो रहा है आई, और फिर ये क्या होगा, एक वोल्टेज से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो है सर्किट डायग्राम भी बनता है। इसको 60 वोल्ट मिल रहा है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर की। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगी वह कितनी होगी, 12 ओम की। ठीक, क्योंकि I इंटू आर क्या बनता है, वोल्टेज बनता है। नेक्स्ट, अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक विद्युत इस्त्री, यानी कि जो हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, वो प्रेस पर 750 वॉट का जो होता है वो पावर का है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि ये हीटर इतने वॉट का है या फिर इतने वॉट का है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि जो प्रेस करने की जो प्रेस है वो कितने वाट का है, 750 वॉट का है। और वह कितना वोल्टेज उस पर लिखा हुआ है, 220 वोल्टेज उस पर लिखा हुआ है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वह कितने करंट फ्लो होगी वो भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जैसे कोई भी आपको मशीन दे सकता है, यहाँ पर वो बोल देगा कि इतने वॉट का है, तो अभी हम लोग को जो P इक्वल टू वी आई वाला फार्मूला हम लोग लगा कर देखते हैं, क्योंकि P हम लोग को दिया हुआ है 750 वॉट और वोल्टेज हम लोग को दिया गया है कि 220 वोल्टेज उसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, यहाँ पर 750 डिवाइड बाई 220 कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 3.4 जो है वो करंट आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस मशीन में 3.4 एम्पियर की करंट जो है वो प्रभावित होगी। और भी इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, एक वी आई होता है और एक वी स्क्वायर बाई आर होता है। इन तीनों रिलेशन को याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर जैसे आपको दे दिया कि 750 वॉट का है एक मशीन जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। अभी हम लोगों को क्या पूछा था, करंट पूछ लिया था, तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था P इक्वल टू वी आई का। और अभी हम लोगों को क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज है तो वी स्क्वायर और आर कर देंगे। तो यहाँ से आर आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। और यहीं पे हम लोगों को वी की जगह में कोई करंट दे देता, जैसे करंट दे देता कि 25 एम्पियर का है और फिर आपको निकालना होता आर, तो हम लोग उस कंडीशन में कौन सा फार्मूला यूज़ करते, आई स्क्वायर इंटू आर यूज़ करते। क्यों, हम लोगों को पावर दे दिया है 750 इक्वल टू आई स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करते और इंटू आर कर दे और यहाँ से कैलकुलेट करके फिर हम लोग आर निकाल लेते। ठीक है, तो इसीलिए तीनों फार्मूला जो हम लोगों का रिलेशन है उसको याद रखना है। P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये तीनों रिलेशन हमें अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है
अब क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि कोई विद्युत बल्ब है, एक बल्ब है जिसका प्रतिरोध दिया हुआ है 200 ओम का, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो अभी हमारे पास आई और आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोगों को ये वाला रिलेशन याद लगाना है। तो आई कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो हम लोगों को जो वॉट आएगा वो 200 का आएगा, और वॉट जो होता है वह किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है। एक क्या है, प्रेस दिया हुआ है हम लोग को, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और कितना समय तक, 10 सेकेंड तक, ठीक है। तो उसमें जो हीट होगी वह कितनी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि देखिए हम लोग प्रेस को जब स्विच में लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो उसमें हीट जनरेट होता है, तो वह हीट कितना जनरेट होगा वही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू आर इंटू टाइम। तो कितना ओम का दिया हुआ है, 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोल रहा है 5 एम्पियर का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि करंट का हम लोगों को स्क्वायर करना है। और कितने सेकंड तक कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 सेकंड तक, जैसे हम लोगों को प्रेस को ऑन रख रहे हैं, ठीक है। 10 सेकंड प्रेस को ऑन रखे, उसके बाद बंद कर दिए, तो 10 सेकंड तक वो प्रेस हमारी चली हुई है। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 इंटू 10 100। तो हमारे पास जो हीट हो गई वह कितना जूल आई, 2500 जूल की जो है वो हीट उत्पन्न हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है। और इसको अगर हम लोगों को किलो में लिखना है तो यहाँ पर 3 के बाद हम लोगों को पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि किलो जूल में। तो ये ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पर सोच के लगाना है क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली अगर जूल में दिया हुआ है तो 2500 होगा, और किलो जूल में दिया होगा तो 2.5 होगा। तो हमारी कितनी हीट प्रोड्यूस हुई हमें पता चल गया, क्योंकि हमारे पास करंट दे दिया था, रेजिस्टेंस दे दिया गया था, और कितनी टाइम तक वो ऑन है वो भी दे दिया गया था। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, फिर किसी भी तरीके का वो क्वेश्चन आपसे बना सकता है। जैसे अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर, और इसको श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज़ में लगाया हुआ है। तो सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा वो जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसको सिंपल आपको ऐड कर देना है। तो 5 इंटू 5 + 4 + 3 कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। और यही आपको पैरेलल में दिया होता तो आपको कैसे करना पड़ता, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 ओम + 1/4 ओम + 1/5 ओम। अब 3, 4 और 5 इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम क्या आएगा। तो जो कि सबसे डिवाइड होता है तो हम लोग 60 ले लेते हैं। तो 60 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो क्या जाएगा, 20 होगा, और 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 47 डिवाइड बाई 60। अब इस r इक्विवेलेंट को हम लोग इधर ले जाएंगे और 60 को इधर लेके जाएंगे, तो 60 डिवाइड बाई 47 क्या आ जाएगा, r इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं बताना है, सिर्फ r की बताना है, इसलिए r इक्विवेलेंट को हम लोगों को इधर लेके जाना पड़ेगा, और 60 इधर जाएगा और 47 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, यदि किसी गतिमान वस्तु यानी कि कोई वस्तु चल रही है उसकी चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हमारी देखिए एक फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा, जिसको कि काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। m यहाँ पर क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, और v जो होता है वो वेलोसिटी होता है, चाल होता है, ठीक है। चाल का क्या फॉर्मूला होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक। तो ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। तो अभी क्या बोल रहा है कि जो चाल है इसकी वेग है उसको 2 गुना कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, तो v की जगह हमें हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे,
ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, बाकी सबको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसकी फार्मूला तो 1/2 mv का स्क्वायर रहता है। तो ये 2 गुना कर दिए हम लोग वेग को, तो हमारा वेग अब क्या हो गया, अब 4 यहाँ पर आ गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से v की जगह में कुछ भी दे सकता है। अगर बोलेगा कि v जो है, चाल जो है वो 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 3 करेंगे, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो हम लोग बोलेंगे कि अब काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है, क्यों 9 टाइम्स हो गई है, क्योंकि हम लोगों का वेग जो था वो चाल तो था वो 3 टाइम्स हम लोग बढ़ा दिए थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि बराबर द्रव्यमान का, यानी कि द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट है, इसके 2 पिंड है, यानी कि 2 वस्तु है, जिसमें क्रमशः एक वस्तु जो है वह 3 गुना हो रहा है उसका वेग, और दूसरा वस्तु जो है वो 2 गुना हो रहा है। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा का अनुपात है, रेशो है, वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। तो पहले हम लोग वेग को क्या करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं। तो वेग को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, बाकी चीज़ों को हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरीके से दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स बोल रहा है, जिसको हम लोग अभी पहले प्रीवियस में डिस्कशन किए हैं। तो 2 टाइम्स बोला है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो अब हम लोग इसको और वो सेकेंड वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, जिसमें पहले वाले में 9 टाइम्स हो रहा है और दूसरे वाले में 4 टाइम्स हो रहा है। ये वैल्यू दोनों की सेम है तो कट जाएगी, और 9/4 इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि गतिशील पिंड, यानी कि कोई पिंड है वो मूव कर रही है, कोई वस्तु है, उसका वेग को हम लोग अब आधा कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, 2 टाइम्स कर रहे थे या 3 टाइम्स कर रहे हैं, अब इसको हम लोग हाफ कर दिए। तो v की जगह में v/2 कर लेंगे, क्योंकि हाफ कर रहे हैं। तो 1/2 mv का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4। तो इस 1/4 इसको ऊपर वाले को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, इतने ऊपर वाले को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, और 1/4 को बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4 को हम लोग बाहर निकाल दिया, और ये यहाँ पे तो हमारी ये काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी ये थी और अब काइनेटिक एनर्जी ये हो गई है। तो कितनी हो गई है, पहले की 1/4 हो गई है, पहले की 1/4 हो गई है अब की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोग वेग को क्या कर दिए हैं, आधा कर दिए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में का जो रिलेशन होता है उसका वेग से सिंपली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² के। ठीक। अब हमको यहाँ पर पूछ रहा है 1 kg का कोई वस्तु है। अब कोई वस्तु है, उसका मास दे दिया है, पहले हम लोगों को मास नहीं दिया हुआ था। तो एक वस्तु है वो कितने kg का है, 1 kg का है। ठीक। और उसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वह कितना है, 1 जूल है। तो इसकी जो चाल होगी वह पूछ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को क्या दिया है, 1 जूल दिया हुआ है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल में होती है। तो 1 जूल हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1/2, और मास दिया हुआ है कितना, 1 kg का है। तो मास को हम लोग kg में रखेंगे। ठीक है। तो v का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन होके चला जाएगा, तो 2 = v²। और v की वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर है, और दोनों साइड में हम लोग रूट लगा देंगे इस तरीके से। तो रूट की जो वैल्यू क्या होती है वो 1/2 होती है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v = √2 हमारा आंसर आ जाएगा। और √2 का वैल्यू आपको लर्न करके रख लेना है, 1.41 होता है √2 की वैल्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। जो चाल होती है, वेग होती है, उसकी यूनिट क्या होती है कि डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लेते हैं और समय को क्या लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है v की। तो हम लोग मीटर पर सेकेंड लगा देंगे। जब सारी यूनिट हम लोग बेसिक यूनिट में रखते हैं, जैसे ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, और मास को हम लोग किलो जूल में kg में लिखते हैं, तो kg में ही हमने यहाँ पर मास को रखा हुआ है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग को जैसे एक फॉर्मूला मैं डिस्कस करती हूँ संवेग का, मोमेंटम का। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग।
तो संवेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और वेग वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा p का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू mv होता है। आपसे कभी ये पूछते ले कि रिलेशन क्या होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मैंने देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोगों को क्या होता है 1/mv का स्क्वायर होता है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में हम लोग m का ऊपर नीचे इंटू कर दिए, तो m का ऊपर नीचे इंटू कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइड बाय m। और देखिए p की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं mv, तो यहाँ पे m का भी स्क्वायर है और v का भी स्क्वायर है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 p का स्क्वायर डिवाइड बाय m। तो ये रिलेशन होता है हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 p का स्क्वायर डिवाइड बाय m। तो हम लोग को ये रिलेशन जो है वो याद रखना है, और याद नहीं रहेगा तो मैंने बता दिया है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करके भी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है, मास को ऊपर नीचे इंटू कर देना है और रिलेशन इस तरीके से हमको बिल्ड कर लेना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/t मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई मास। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और कौन सा सही है वो पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिया हुआ है। इसमें किसी वस्तु का जो संवेग है उसको 3 गुना कर रहा है, ठीक है। किसी वस्तु का मोमेंटम जो है उसको 3 गुना कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या पूछी है। तो इसमें हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा, जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि गतिज ऊर्जा को ही काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, इसमें रिलेशन दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 p का स्क्वायर, जिसको कि हम लोग संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय मास। तो ये जो संवेग है इसको हम लोग 3 टाइम्स करने बोल रहा है, 3 गुना करने बोल रहा है। तो हम लोगों को p की जगह में क्या हो जाएगा, p इक्वल टू अब 3p रखेंगे। तो जहाँ पर p था वहाँ पर 3p रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, मास को डिवाइड कर दिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1/t को एज इट इज़ रख लिए, p का स्क्वायर और m। तो जो इतना है उसकी वैल्यू क्या होती है, अब नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी न्यू इक्वल टू 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 9 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो ये पूछता है कि कितनी हो गई, तो 9 टाइम्स हो गई। तो ये तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे कि दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पावर का तो रिलेशन देखा था कि पावर इक्वल टू क्या होता है VI, पावर इक्वल टू वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो पावर निकलता है। करंट का स्क्वायर को हम लोग R से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम लोगों के पास पावर निकल कर आता है। और जो वोल्टेज है हमारे पास उसका स्क्वायर कर देते हैं और R से डिवाइड कर देते हैं तो भी हम लोगों के पास पावर निकल कर आ जाता है। और पावर और एनर्जी में कभी रिलेशन पूछे तो क्या होता है, शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। एक नियत समय में जितनी हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं बोलूँगी कि मैंने 1 सेकेंड में एक काम किया है तो वो क्या हो जाएगा, मेरी वो शक्ति हो गई, वो पावर हो गई, वो मेरी एक पावर है, ठीक। तो उसी तरीके से जितनी हम लोग जितने समय में जितना कार्य करते हैं वही हमारी पावर होती है। इस तरीके से याद रखना है रिलेशन को। तो जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि यहाँ पर बोल रहा है 2500 जूल, 2500 जूल का कार्य हम लोग कोई कर रहे हैं, किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। कोई मशीन है, अगर उसको हम लोगों को इतना कार्य करवाना है, 2500 का जूल का कार्य कराना है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड का समय लग रहा है। तो उसकी जो शक्ति होगी, वो पावर होगी, वो कितनी होगी, तो पावर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम।
तो वर्क कितना कर रहा है, ये 2500 वर्क कर रहा है और कितने समय तक कर रहा है, 5 सेकंड तक कर रहा है। तो इस दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 500 वाट का आ जाएगा। तो उसकी जो शक्ति होगी वो 500 वाट की होगी। या फिर आपको पूछेगा कि किलोवाट में, तो क्या हो जाएंगे, 3 के बाद हम लोगों को क्या पॉइंट लगाना होता है, तो 0.5 किलोवाट। वो ऑप्शन से आप लोग डिसाइड कीजिएगा उसको, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा। तो समझ में आ गया कैसे रिलेशन लगाना है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसको मैं ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल पृथ्वी से अर्थ से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो गया, आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे गैस सिलेंडर ले सकते हैं। गैस सिलेंडर 5 केजी का है, अब उसको उठा रहे हैं, कितनी ऊंचाई तक, कोई हाइट तक उठा रहे हैं, तो आपको उसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है वो पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जहाँ पर इस तरीके से ऊंचाई के बारे में बात क्या होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लगती है। पोटेंशियल एनर्जी की एक फार्मूला होती है mgh, जहाँ पर m जो होता है वो उसका मास होता है और g जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो होता है, और h क्या लगता है, कितनी हाइट तक आप लोग उठा रहे हैं। तो देखिए एनर्जी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने देखा, फार्मूला क्या था, V = 1/2 mv का स्क्वायर। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं, जहाँ पर मोमेंट होता है, गति होता है, क्योंकि वहाँ पर गति हो रहा था, कोई चाल दिया हुआ था, वेग दिया हुआ था, उसको 2 टाइम्स कर रहा था या हाफ कर रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी कब लगती है, जहाँ पर वस्तु मूव करती होती है, गति करती होती है, वहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर ऊंचाई होती है, हाइट की बात की हुई होती है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कोई वस्तु है उसको इस हाइट तक उठा रहा है, इस ऊंचाई तक उठा रहा है, तो यहाँ पर जो भी कार्य करेगा जो, तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे हम लोग कोई डैम हो गया, डैम में पानी को रोक कर रखे होते हैं, उसमें डैम जो होता है वो ऊंचाई पर बनी हुई होती है इस तरीके से, तो यहाँ पर भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ भी हाइट के बारे में बात करें और एनर्जी के बारे में बात करें तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों का फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। अभी हम लोगों को m क्या हुआ दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5 kg का दिया हुआ है, और g जो होता है वो उसकी वैल्यू 9.8 या लगभग में हम लोग 10 लगा लेते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और हाइट क्या दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है। तो इन तीनों को इंटू कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 120 जूल। 120 जूल का यहाँ पर काम हो रहा है। अब एक और फॉर्मूला होता है कार्य वर्क और जो न्यूटन है, बल है, उसमें रिलेशन। तो कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, बल को F से डिनोट करते हैं और विस्थापन को D से डिनोट करते हैं। तो कार्य, बल और विस्थापन में जो रिलेशन होता है वह ये होता है। कार्य का तो यूनिट जो होता है हमने देखा था जूल होता है, और जो बल है, फोर्स है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्टेंस को सिंपली मीटर से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 न्यूटन का कोई बल लग रहा है, किस पर, 5 केजी के किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर, और कितने समय तक लग रहा है, 2 सेकंड तक लग रहा है। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य और बल का जो रिलेशन है वो क्या होता है, कार्य = बल गुणित विस्थापन। तो बल हम लोग को दिया हुआ है 10 न्यूटन का, और हम लोगों से क्या पूछा है, कार्य पूछा है, लेकिन हम लोगों को विस्थापन नहीं पता है। तो विस्थापन के बारे में एक रिलेशन होता है, यहाँ पर न्यूटन की गति के पहले नियम से यहाँ पर लिखा हुआ है S = ut + 1/2 at का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो भी वस्तु है
वो क्या है, स्थिर अवस्था में है। कब ऐसा नहीं बोला है कि 5 केजी की वस्तु 10 न्यूटन का बल से चल रही है, नहीं बोला है। अभी जो भी पिंड है वो अभी रुकी हुई है। तो इनिशियल जो कंडीशन रहता है, वस्तु रुकी हुई होती है, तो उस समय जो हम लोग यू लेते हैं, इनिशियल वेग लेते हैं, जो u होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो s इक्वल टू हमारा फॉर्मूला इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, तो 1/2 at का स्क्वायर। और टाइम हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये वाला लाइन को देखिए, s इक्वल टू 1/2 a, टाइम की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कर दिए। तो हम लोगों का नीचे क्या आ गया, ये वाला लाइन देखिए जहाँ पर एरो आ रहा है मेरा, s इक्वल टू 1/2 a इंटू 4 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। तो हम लोगों का 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड में देखिए F इक्वल टू एम ए, एक ये रिलेशन होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ये फॉर्मूला निकल के आता है, F न्यूटन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोगों को न्यूटन कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो 10 न्यूटन को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और m कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है। तो हम लोग का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, लास्ट लाइन में देखिए 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह 2 रख दिया, इंटू 4, तो 2 कैंसिल हो गया। तो s का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन मेरा निकल कर आ गया। अब इस विस्थापन का फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। कार्य इक्वल टू बल तो हम लोगों का 10 न्यूटन दिया हुआ था, विस्थापन हम लोगों का कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लोगों का 40 जूल जो है वो कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, F इक्वल टू एम ए, इसका फॉर्मूला यूज़ हुआ, क्योंकि हम लोगों को F दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, हम लोगों ने एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल दिया। और विस्थापन के लिए जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, उस न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको यूज़ कर लिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूले से हम लोगों को क्या निकल गया, S निकल गया। और इस S को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो मेरा क्या निकल गया, वर्क निकल गया। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स में हम लोगों को फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, तभी हम लोग इस तरीके से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जितने भी फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ वो याद होना चाहिए। एक पेज में आप लोग लिख लीजिए और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए समझिए। एक कार है, कार जो चल रही है वह कितनी स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर वो कार चल रही है। तो कार में बैठे व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति उस कार में बैठा है जो कितने किलोग्राम का है, 45 किलो का है। और उस व्यक्ति की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि कोई कार है, वह गति कर रही है, चल रही है, और 1 घंटे में 72 किलोमीटर वो चल रही है। उसके अंदर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका जो द्रव्यमान है, या फिर वो कितने किलो का है बोल देंगे, 45 किलो का है, ये बोल रहा है। तो हम लोगों को गतिज ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा का हमने फार्मूला याद किया था 1/2 mv का स्क्वायर। तो देखिए कार गति कर रही है, ठीक, तो कार गति कर रही है, इसका मतलब उसमें बैठा व्यक्ति भी तो गति कर रहा है। तो कार की जो भी गति होगी वही गति क्या होगी, उस व्यक्ति की भी होगी। तो 1/2 m कितने किलो का है, वो मास कितना है उसका, 45 का है। और उसकी वेलोसिटी कार की ही वेलोसिटी के समान होगी। तो कार की वेलोसिटी 72 है, तो व्यक्ति की वेलोसिटी भी कितना हो जाएगी, 72 की हो जाएगी। अब देखिए वेलोसिटी, हमने द्रव्यमान को केजी में रखते हैं, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अभी हम लोगों को क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसको हमको चेंज कर लेना है। जैसे 22 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगी तो 1 किलो क्या होता है, 1000 मीटर में चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको, 72 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर मैंने मीटर लिख लिया। और हावर को सेकेंड में करना है, तो 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो देखिए इसको 1000 को मैंने 60 इंटू 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया,
2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 6 इंटू। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में इन मल्टीप्लाई करना होगा तो 5/80 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलोमीटर, यहाँ पे एक रिलेशन याद रखिएगा जो मैं अभी बता रही हूँ, देखिए ध्यान से। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो जो भी वैल्यू दी हुई हैगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर की जगह में मीटर पर सेकेंड होगा, 5/180 से इंटू करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कितने बार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको डिवाइड करने में तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 5/18 होती है। तो डायरेक्ट आप लोग किलोमीटर पर आवर की जगह में मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं 5/18 का इंटू करके। तो उससे हमारा कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो वेलोसिटी की जगह में हमने 20 मीटर पर सेकेंड रख दिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग 2 बार 20 आएगा, 45 डिवाइड बाई 2। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 9000 जूल आएगा, या फिर 9 किलो जूल लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 250 ग्राम की एक गेंद है, अभी यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, ग्राम की एक गेंद है, इसको इतना जूल से इतना कार्य करके, इतना या एनर्जी लगाकर 19.6 एनर्जी लगाकर हम लोग ऊंचाई में फेंक रहे हैं, ठीक है। मैंने एक गेंद रखा है जो कितने ग्राम का है, 250 ग्राम का है, और मैं उसको 19.6 का एनर्जी लगा के उसको ऊंचाई पर फेंक रही हूँ। तो वो ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है कि उसमें ऊंचाई कितनी लगी। तो मैं आपको जब भी बताई थी कि एनर्जी और ऊंचाई का रिलेशन होगा तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या होगा, mgh इसका फार्मूला होगा। तो हम लोगों को मास को कितने रखना होता है, केजी में रखना होता है। तो 250 अभी ग्राम में है, इसको मैं केजी में चेंज करूँगी तो क्या करूँगी, 3 के बाद क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो ये केजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको केजी में रखूँगी, और जी हम लोगों को 9.8 होता है या लगभग 10 हो सकता है, और ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है, और 19.6 का पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा था। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। कब कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रखना है उसका भी मैं ट्रिक बता रही हूँ, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चन, जिसमें आज हमने बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल जो है वो किया हुआ है। इन सब को फार्मूला और कंडीशन को याद रखेंगे तो आपका जो है न्यूमेरिकल बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग इसके बाद लेंस, मिरर के भी क्वेश्चन करेंगे, साथ में ग्रेविटेशनल के भी क्वेश्चन करेंगे आगे। तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक का न्यूमेरिकल चाहिए, तो हम लोग उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रहा ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।